हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति कुटारी है और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक का नाम है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है। ये पीछे तो अब हम बात करेंगे राधा कृष्णन कमीशन की या राधा कृष्णन आयोग की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन, तो आपको नई वीडियोस इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। इसी आयोग को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी हम इसको कहते हैं। इस आयोग को हम देखो विश्वविद्यालय आयोग ही क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले कोई भी आयोग अगर बनता था तो उसमें भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हम कहते थे, या भारत लगाना ज़रूरी होता था हर आयोग के लिए। क्यों? क्योंकि विदेशी आकर के यहाँ आयोग बनाते थे। पर इस समय ये जो राधा कृष्णन आयोग है, ये जो है भारत जब हमारा आज़ाद हो गया था उसके बाद का ये पहला आयोग है। इसलिए हमें, क्योंकि हम लोग अपने लिए ही आयोग बना रहे तो हम अपने देश का नाम थोड़ी लिखेंगे, इसलिए इसका नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। ठीक है। अब मैंने देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं जिसके बारे में हम अब समझेंगे कि सबसे पहले तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हुआ था और विभाजन की प्रक्रिया भी उस समय हुई थी, तो उस समय एक सरकार जो है वो वो सरकार जो है वो पावर में आई। जब कोई सरकार बनी तो उसने सबसे पहले ध्यान जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम में दिया कि ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने क्या किया, सारी जो प्रोसेस थी वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को हिला के रखा हुआ था। तब जो है हमारे लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले हमें काम अपनी शिक्षा व्यवस्था पे करनी चाहिए, और उस शिक्षा व्यवस्था में भी सबसे पहले काम हमें अपनी यूनिवर्सिटी वाले एरिया में करना चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर पर हमें सुधार करना चाहिए। इसका सबसे मेन कारण ये था ताकि ये विश्वविद्यालय जो है हमें अच्छे नेता प्रोवाइड कर सके। वो नेता केवल वो नेता ऐसे पॉलिटिक्स वाले नेता ही नहीं, वो हर क्षेत्र के जो लीडर्स हैं हमें, वो लीडर्स हमें प्रोवाइड कर सके। ये इनका ये विश्वविद्यालय का अपना एक उद्देश्य था। तो इसलिए जो है उन्होंने जितने भी उस टाइम पे लीडर थे जो सरकार में थे, उन लोगों ने ये सोचा कि अपनी शिक्षा व्यवस्था को कैसे इसमें सुधार किया जाए। तो उस समय पे दो जो बोर्ड थे हमारे पास, वो बोर्ड शीर्ष पे थी। एक तो कैब था, ये कैब है, और दूसरा था आईयूबी। कैब हम कहते हैं, कैब एक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ये उस समय का सबसे बड़ा बोर्ड यही दोनों थे। क्या हुआ, इसका गठन तो 1920 में हो गया था, पर 1923 में इसको बंद करना पड़ा था क्योंकि यूरोप में मंदी आई हुई थी। तो इस आयोग को उन्होंने कहा कि भाई हम अपने यहाँ मंदी हमारे यहाँ आई हुई तो पहले हम अपने लोगों को सुविधाएं देंगे। तो उन्होंने तब तक के लिए ये बंद कर दिया था, और फिर जाकर के 1935 में वापस भारत में ये कैब जो है उसका गठन हुआ। तो ये क्या है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। दूसरा है आईयूबीई। आईयूबीई क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड। ठीक है। तो इसका गठन 1925 में हुआ। तो जो लीडर्स थे उस समय, जो सरकार में लोग थे, उन्होंने क्या किया, इन दोनों से सलाह मांगी कि हम क्या करें, कैसे गठन करें, किसका गठन करें, है ना। तब इस इन दोनों ने मिलकर के सुझाव दिया। ये बोर्ड है, देखो बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, सदस्य होते हैं। तो उन सदस्यों ने मिलकर के सुझाव ये दिया कि सबसे पहले आप एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करो। आयोग का गठन करो आप, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करो। तब इन दोनों की राय पर, कैब और आईयूबीई की राय पर क्या हुआ, हमारी जो सरकार थी उस समय, उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। अब उसका जो गठन था
वो 4 नवंबर 1948 में, देखो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1948 में मतलब 4 नवंबर 1948 में इसका गठन कर दिया गया। और इन्होंने, अब जब कोई भी चीज गठित हो जाती है पर वो अपना काम करने में उसको थोड़ा समय लगता है, तो 6 दिसंबर से इन्होंने अपना काम जो है वो शुरू किया। 6 दिसंबर 1948 से इन्होंने अपना काम शुरू किया। अब गठन तो हुआ, गठन के लिए उन्होंने क्या रणनीति अपनाई, उन्होंने कहा कि 10 सदस्यों की एक अ, ये आयोग होगा, 10 सदस्य इसमें होंगे। अब 10 सदस्य भी कैसे होंगे, देखो 1+9 का क्या सीन है वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें 10 सदस्य होंगे, एक तो इसका चेयरमैन होगा, अब बाकी 9 इसके मेंबर होंगे। ठीक है, 1 क्या होगा इसमें, वो चेयरमैन होंगे, और 9 इसमें क्या होंगे, सिंपल मेंबर्स होंगे इसके या सदस्य होंगे। ठीक है, अब चेयरमैन जो थे वो इसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इसीलिए क्योंकि वो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने काम किया था। ये बहुत जगह एम्बेसडर भी रहे हैं यूनियन के। तो इन्होंने अध्यक्षता इस आयोग की इसलिए इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इनका नाम तो हमें पता चल गया, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब ये जो 9 जो सदस्य थे, इसमें 6 भारतीय। अब देखो ब्रिटिश का राज तो यहाँ से खत्म हो गया, पर तुरंत तुरंत अधिकारियों को वापस तो नहीं भेजा जाएगा ना। तो इसमें 6 भारतीय और 3 विदेशी क्या थे, इसमें सदस्य थे। ठीक है, अब जो 6 भारतीय सदस्य थे उसमें सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम, एन के सिद्धांत ये इसके सचिव थे। कौन कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एन के सिद्धांत, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, जो कि बाद में मुदालियर आयोग का भी गठन करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे, डॉक्टर मेघनाथ शाह, के एन बहल, ताराचंद जी थे। तो आपको इनको एक नज़र देख लो और उसको बार बार देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे, जाकिर हुसैन, एन के सिद्धांत, लक्ष्मी स्वामी मुदालिया, डॉक्टर मेघनाथ शाह, के एन बहला, ताराचंद। विदेशी तो थे, देखो मैं जो याद करती हूँ मैं तो ऐसे लिखती हूँ, मॉर्गन टाइगर डफ। आप एक बार पूरा नाम पढ़ लो फिर मॉर्गन टाइगर डफ करके याद करोगे तो हो जाएगा। डॉक्टर ऑर्थर मॉर्गन, जॉन के टाइगर्ट और जेम्स एफ डफ थे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, गठन हो गया, 10 लोगों की एक आयोग तो बन गया। उस 10 लोगों के जो थे उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट जा करके भी उन्होंने अपने तथ्यों को इकट्ठा किया, और इनडायरेक्ट वे में भी, मतलब कहीं कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को बनाया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डेटा कलेक्ट करके बनाया, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 25 अगस्त 1949 को की थी। देखो मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, 1947 में आज़ाद हुए थे, 1948 4 नवंबर 1948 में उन्होंने गठन किया, फिर 6 दिसंबर 1948 से उन्होंने काम शुरू किया। अब नेक्स्ट आता है 25 अगस्त सन 1949 को उन्होंने क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट भी दे दी 25 अगस्त 1949 को। अब उस रिपोर्ट में ये सपोजिंग उन्होंने पूरी एक बुक बना करके दी। रिपोर्ट क्या थी, एक किताब ही तो थी, एक पूरी बुक बना करके दी। और इस बुक में ये जो पन्ने थे ना, पेजेस थे, ये पेजेस कितने थे, 747 थे, और चैप्टर उसमें 15 चैप्टर थे। अलग अलग उन्होंने चैप्टर बनाए कि पहले हम क्या लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे, ऐसे चैप्टर बनाए, और ऐसे 747 की पूरी एक रिपोर्ट, एक बुक तैयार करके उन्होंने दी, अपने सुझाव उसमें डाले कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो गठन का उद्देश्य था वो क्या था, तो गठन का उद्देश्य ये था कि जो हमारी संस्कृति थी, क्योंकि बाहर के लोग आए, उन्हें सब अपना तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो उनका मेन काम था कि अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, मतलब उसको बढ़ा सके, विस्तार कर सके, और शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या उसके अलग अलग पहलुओं को कैसे हम उसमें सुधार करें, उसका अध्ययन करने के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब
दूसरा हम इसका और भी कह सकते हैं कि मेनली विश्वविद्यालय में क्या क्या ज़रूरतें हैं, कैसे उसमें हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, मतलब एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़े। और चाहे वो हमारा बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय हो या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, इनमें जा करके देखिए कि आपकी परेशानी क्या है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, विश्वविद्यालय में क्या होना चाहिए। ये सब बातों के लिए इस आयोग का गठन किया गया। अब सबसे पहले इसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, अब देखो सब चीज़ तो हो गया, तो सबसे पहले जो सजेशन इसने दिए तो इसी पे तो दिया होगा कि खर्चा कौन उठाएगा। ठीक है, खर्चा कौन उठाएगा, ये बात कही गई। तो उन्होंने सब उस समय पे सुझाव दे दिया गया था कि शिक्षा को संवर्ती सूची में डालो। शिक्षा को अगर आप डाल सकते हो तो किसमें डालो, संवर्ती सूची में आप रखो। ठीक है, उन्होंने कहा शिक्षा को आप संवर्ती सूची में रखो। और यूजीसी का पुनर्गठन करने की भी उन्होंने, एक तो इसको संवर्ती सूची में रखने के लिए बात कही, संवर्ती सूची में रखने की बात भी इन्होंने ही कही थी। सेकंड उन्होंने कहा यूजीसी का पुनर्गठन करना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो महाविद्यालय का प्रबंधन और प्रशासन है ना, वो केवल उसकी प्रबंधन समिति ही कर रही, कि ऐसा ना हो कि कोई और उसको रेगुलेट कर रहा है। किसके लिए बात कही उन्होंने, महाविद्यालय के लिए, कि इसका जो भी वित्त का जो भी देखना होगा वो इसकी प्रबंधन समितियां करें। देखो एम मैंने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का एम क्या होना चाहिए। एम यही था कि अच्छे लीडर्स हमको मिले हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, कुछ भी क्षेत्र हो, वहां पे हमें हमें अच्छे लीडर मिल सके, ये इसका एम था। नेक्स्ट है कि हम समानता और बंधुता का भाव कर सके अपने पूरे भारत में। ठीक है, और अपनी संस्कृति को हम बचा सके। फिर देखो इसने स्ट्रक्चर की बात की, कॉलेजेस में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले इसने लेवल की बात की, लेवल मतलब होता है स्तर। तो उसने कहा केवल 3 ही स्तर होंगे, यूजी, पीजी और रिसर्च। यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब स्नातक, स्नातक हो, परास्नातक हो। ठीक है, और तीसरा क्या हो, रिसर्च हो, मतलब अनुसंधान हो। ठीक है, इन तीनों की बात उसने की। तो लेवल कितने हैं, 3 है, या स्तर 3 की बात की इसमें। अब देखो ये होता है पक्ष, स्ट्रीम होता है हमारा पक्ष, तो पक्ष भी उसने 3 ही दिए केवल। क्या स्ट्रीम दिया, ये तो आर्ट साइड ले लो, ये तो साइंस साइड, या फिर कमर्शियल या टेक्निकल भी एक उसमें स्ट्रीम थी। अब देखो कमर्शियल या टेक्निकल के भी उसने 6 भाग बताए, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। ठीक है, अब आई थिंक इतना समझ आ गया होगा कि लेवल जो है उसके कितने हैं, 3 हैं। लेवल में कौन कौन है, यूजी, पीजी इन रिसर्च। स्ट्रीम में क्या है, आर्ट, साइंस एंड टेक्निकल या कमर्शियल। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, वही आपके ऑप्शन में बन के आती है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या कहा कि जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है उसकी पहले स्थापना की जाए। पहले तो गांव में विश्वविद्यालय नहीं थे, तो वहां जाके पहले विश्वविद्यालय खोलो और वहां 250 भी बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाओ। ग्रामीण महाविद्यालय, और विश्वविद्यालय क्या है, एक बड़ी ब्रांच होती है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती है उनको महाविद्यालय कहते हैं। तो महाविद्यालय में कम से कम 300 बच्चे हों, और जो विश्वविद्यालय हैं, ग्रामीण विश्वविद्यालय, वहाँ 2500 तक के बच्चे होने चाहिए। फिर पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कहा कि अगर ग्रेजुएशन में किसी को एडमिशन लेना है ना, तो केवल उसको पहले 12th पास करना होगा। फिर 3 साल का जो है ये कोर्स होना चाहिए, किसका, स्नातक का। पीजी का 2 साल का, अगर ऑनर्स से कर रहा है तो वो 1 साल का करे। और सबसे मेन उन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बताया उस समय पे, जबकि ये पहला आयोग था हमारा। उस समय पे इन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक और नैतिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। जहाँ तक मेरा भी अपना ओपिनियन है कि अगर हमें स्कूल में बच्चों में हमें अगर थोड़ा सा भी सुधार चाहिए ना, तो हम क्या केवल मटेरियलिस्टिक एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उनको स्पिरिचुअलिटी से भी ऐड करना होगा, तभी जो है हमारे समाज में भी सुधार होगा। ये मेरी अपनी राय थी, ये भी। और ये जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये उस समय पे हमारे पहले आयोग ने भी कह दिया था। और देखो माध्यम क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा जो भी आपके पास साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं,
वो तो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। रीजन ये था ना, क्योंकि उस समय अच्छी बुक्स वगैरह सब जो थी वो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी लैंग्वेज में लिखी थी। प्रोवाइड ही उस समय पे वही था हमारे पास, तो फिर हम क्या देते इसके। जो आप देखो कि बहुत सालों तक केवल, जबकि मैंने भी अभी पीजी की थी, अभी तो खैर क्या कहें, 2015 में मैंने पीजी की थी। उस समय पे भी पीजी जो है वो इंग्लिश में ही होता है। अभी तक के जो मैंने देखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंग्लिश में ही होता है। इसका रीज़न ये है कि उनके पास जो शब्दकोश है हिंदी का वो उतना अच्छा नहीं है, जबकि उस समय पे ये कह दिया गया था कि जो 22 हमारी संघीय भाषा है उसमें आप विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनका शब्दकोश तैयार करो। पर अभी तक भी इतना अच्छा शब्दकोश हमारा बना नहीं, तो स्टिल मुझे लगता है कि आज भी 2015 तक तो मैंने बता दिया, और आज भी मुझे लगता है कि हाँ, ये जो सब्जेक्ट हैं वो अभी भी इंग्लिश में ही पढ़ाए जा रहे हैं। मानो कि जो विषय है क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, ये तो उन्होंने कहा था कि हाँ चलो क्षेत्रीय भाषा में दे सकते। विश्वविद्यालय को राजनीति से दूर रखने की बात कही, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो विश्वविद्यालय है उसको राजनीति से दूर रखो। जबकि आप देखोगे कि आजकल सारे नेता जो है, उन्होंने ये कहा था कि नेताओं की मदद ली जाए, पेरेंट्स की मदद ली जाए इसमें, लेकिन विश्वविद्यालय को राजनीति से दूर रखा जाए, है ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन उस समय उन्होंने मना किया था। दूसरा उन्होंने कहा था 12th पास की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। फिर उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा एनसीसी की स्थापना की जाए, और इसी के सुझाव पर 15 जुलाई सन 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 15 जुलाई सन 1948 को छात्र अधिष्ठाता की नियुक्ति भी की गई। ठीक है, और छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। शारीरिक शिक्षा निदेशक के का भी अपॉइंटमेंट हो ताकि बच्चों की हेल्थ अच्छी हो सके। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने आपको आई थिंक अभी बताया था कि 25 अगस्त सन 1949 को कहीं पे मैंने लिखा था, देखो ये है रिपोर्ट जहां उन्होंने प्रस्तुत, ये है 25 अगस्त सन 1949। अब आप ये देखो इस इन हाँ, तो ये जबकि उन्होंने रिपोर्ट अपनी 25 अगस्त 1949 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी थी, लेकिन उन्होंने ये सुझाव बोला कि हाँ ये विश्वविद्यालय में होना चाहिए। जबकि एनसीसी की जो अपनी स्थापना थी वो 15 जुलाई 1948 में हो चुकी थी, लेकिन विश्वविद्यालय में इन्हीं के कारण। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब शिक्षकों के लिए भी उन्होंने कहा कि पदोन्नति ऐसी ही पदोन्नति नहीं होनी चाहिए, पहले उनका रिजल्ट देखो बोला। उसके बाद उसमें जो सीनियर है, जिसका रिजल्ट अच्छा है और जो सीनियर है उसको ही आपका प्रमोशन मिलना चाहिए। और 18 घंटे, एक वीक में जो है 18 घंटे वो काम करे। विश्वविद्यालय में 5 स्तर होने चाहिए टीचर्स के। पहले क्या हो, रिसर्च फेलो हो, अनुदेशक, लेक्चरर, प्रोफेसर और लास्ट में रीडर। महाविद्यालय में दो ही चलेंगे, प्राचार्य और लेक्चरर। ये हमारे टाइम तक भी यही चल रहे थे। जहाँ जहाँ हमने बीएड किया था तो वो महाविद्यालय ही था, वहाँ पे दो ही लोग थे, एक तो प्राचार्य थे हमारे और एक क्या थे, लेक्चरर थे, सब्जेक्ट लेक्चरर। तो ये भी ढंग से आप याद कर लेना, कभी कभी सीक्वेंस मांग लेते हो। रिसर्च फेलो, अनुदेशक, लेक्चरर, फिर प्रोफेसर और फिर रीडर। अब सेवानिवृत्ति के लिए उन्होंने कहा 60 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 60 है, लेकिन अगर वो स्वस्थ हैं तो 64 वर्ष भी हो सकती है। स्टडी लीव के लिए उनको कहा कि पूरे उनके जीवन काल में, उनके जो सेवा काल है, जीवन काल तो नहीं कहेंगे, जितना उनका सेवा काल है उसमें वो 3 वर्ष का छुट्टी ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं, वो अपने एक साल में एक बारी में 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं, और पूरे जीवन काल में, अपनी सेवा काल में वो 3 साल की ले सकते हैं। ग्रामीण, इन्होंने देखो कुछ और सजेशंस भी दिए थे। ग्रामीण शिक्षा परिषद, ये किसी पेपर में आया हुआ था, इसको प्लीज याद कर लो कि ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की का सिफारिश भी, जो है, की सिफारिश भी, इन्होंने ही दी थी। विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या
वो जो 2500 थी वो ग्रामीण विश्वविद्यालय की थी। ये नॉर्मल विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 3000, महाविद्यालय में 1500, ग्रामीण में 250, 300। ठीक है। उन्होंने लड़कियों के लिए एक बात कही कि सुगृहिणी और सुमाता बनने के लिए उन्होंने कहा बालिकाओं को। इसका रीजन ये था कि उस समय सब चीज सबको प्रोवाइड करनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उसी समय देश आजाद हुआ था, है ना। अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने में उनको समय लगा। दूसरा, को एजुकेशन। देखो ये कहा तो उन्होंने किसी रीजन से किया था को एजुकेशन, लेकिन बहुत सबके लिए अच्छा हुआ। को एजुकेशन से क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे जेंडर को भी समझ सकता है ना, इजीली। और वो रिस्पेक्ट कर सकता है, फिर दोनों के दोनों समाज में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए, और उस समय तो रीजन ये था कि उस समय धन की अभावता थी, तो उसके कारण, अभाव के कारण उन्होंने कहा कि को एजुकेशन हो। एमएड में प्रवेश के लिए उन्होंने कहा कि पहले तो बीएड हो और उसके बाद 2-3 साल का उसने प्रैक्टिस किया हो। यही टाइम पे छात्रावास की बात भी गई कि भाई विश्वविद्यालय में छात्रावास खोलो और उसमें 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए एक छात्रावास में। फिर 180 दिन का, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि टीचर के लिए उन्होंने 18 घंटे पर वीक बोला है, एक हफ्ते में 18 घंटे पढ़ाना है। और यहाँ पे 180 दिन पूरे साल भर में, इसमें एग्जाम डेट्स। डिवीजन की बात की तो उस टाइम पे मुश्किल होता था, फर्स्ट 70, सेकंड 55 एंड थर्ड 40%। अब तो आसान हो गया है, थर्ड थर्ड सॉरी 33% में आ गया है अब तो नीचे, है ना। 70%, 55 में सेकंड एंड 40 में थर्ड होता था। अब देखो, जो मैं आपको कह रही थी ना कि तकनीकी में भी उन्होंने, तकनीकी व्यवसायिक में भी उन्होंने क्या किया, 6 भागों में इसको बांट दिया। कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग। मुझे लगता है अभी भी यही पार्ट्स हैं, जबकि अभी और होना चाहिए। अब तो इतने अच्छे अच्छे इनोवेशंस हो गए हैं। फील्ड बढ़ेंगे ना, तो जितने ज़्यादा फील्ड बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि कृषि की जो शिक्षा हो वो 3 साल की हो, लेकिन अगर वो पशुपालन भी करना चाह रहे हो तब उसको 4 साल कर दो। चिकित्सा अब तो कितना साल हो गए हैं, पहले 3 साल की थी केवल स्टडी, और 12 से 15 महीने का, मंथ का इसमें प्रैक्टिस सेशन होता था। अब तो पता नहीं कितने साल का प्रैक्टिस है। पहले 5 साल की पढ़ाई है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस है, उसके बाद कहीं जाकर के कोई डॉक्टर बनता है। ठीक है। अब एक उन्होंने ये भी बात की कि 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति का गठन हुआ। ये इन्हीं की सिफारिश से हुआ, उच्च शिक्षा समिति का गठन। और परिषद की स्थापना के लिए उन्होंने सजेशन दिया था, ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद और ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति का गठन 1954 में। ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अभी इसमें इसी से रिलेटेड पीजीटी स्क्रीनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।